हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि न्यूज़पेपर में से नोट्स कैसे बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर O2IS अकेडमी के करंट अफेयर्स कोर्स के अंदर भी आप एनरोल हो तो आपको नोट्स वैसे ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बट फिर भी कई स्टूडेंट्स को रहता है कि PDF से इतनी ज़्यादा डिटेलिंग मुझसे नहीं करी जाती, फिर भी मुझे अपने नोट्स बनाने ही हैं, चाहे से वो शॉर्ट एंड प्रिसाइज ही हों, तो उनको कैसे बनाएं। तो मैं पूरा डिटेल में आपको एक बार बता देती हूँ कुछ आर्टिकल्स के एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक आर्टिकल आ रखा था द हिंदू में कि बांग्लादेश से विजिट होगी टू इंडिया। अभी सितंबर मंथ के अंदर ब्रिक्स समिट भी होने वाला है, तो उसमें भी बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन है और इसके अलावा बायलैटरल एक मीट भी रहेगी। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस करी गई जो मेरे नोट्स के अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ब्रिक्स प्लस की अभी एक मीट होने वाली है, तो आपको क्या करना है, जस्ट डू इट गूगल, एंड गूगल से आप क्या देखोगे कि जो ब्रिक्स प्लस के अंदर मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कैसे कैसे मेंबर्स की एडिशन होती चली, क्योंकि समझ तो आप लोगे चीज़ों को, वो तो आपको दिमाग में ही फीड करना है जो इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, पर जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्चुअल चीज़ें होंगी ट्राई करो कि उनको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लिया। देन इस आर्टिकल को जब आप रीड करेंगे, यहाँ पर एक टर्म आएगी दैट इज एक्सट्राडिशन, कि बांग्लादेश ने बोला कि हम इंडिया को बोलेंगे कि एक्सट्राडिशन ट्रीटी की तरफ आए। और यहां पर आपको अब क्या करना है, जब आप गूगल करोगे, एक तो एक्सट्राडिशन टर्म उठाओगे, दूसरा डिपोर्टेशन, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है। अब यहां पर रहेगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब फॉर द फर्स्ट टाइम आप नोट्स बनाओगे तो आप क्या करोगे, इनके मीनिंग्स भी लिखोगे साथ के साथ, पर जब मल्टीपल टाइम इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करोगे तो उसके बाद आपको एक्सट्राडिशन और डिपोर्टेशन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके मीनिंग्स क्या है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको ये कभी लिखने नहीं पड़ेगी, फिर वो आपके कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट में आ जाएंगी। सिमिलरली दूसरा जो आर्टिकल था, ये आ रखा था अगेन द हिंदू के अंदर। आर्टिकल की हेडिंग है कि ऐसा ग्राउंड वाटर जो येलो ग्रीन कलर का हो चुका है। अब ये येलो ग्रीन कैसे हुआ, तो उसका रीजन भी दे रखा था कि ग्राउंड वाटर के अंदर क्रोमियम 6, हेक्सावेलेंट क्रोमियम भी जिसे बोल देते हैं, वो पाया गया। अब ये क्रोमियम जहां जहां पर भी प्रेजेंट होगा, मतलब आसपास के एरिया में कोई इंडस्ट्री है जहां पे क्रोमियम का एक्सेसिव यूज होता है, जैसे स्टील है, स्टील को कोरोजन फ्री बनाना है, उसमें भी एक क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है, पर कुछ ना कुछ वेस्ट तो निकलता रहेगा। तो वही वेस्ट जो जमीन के अंदर एक्यूफर्स होते हैं उसके अंदर वो मिलता गया, और मिलने के बाद जो ग्राउंड वाटर रिकवरी है उसके अंदर मिक्स होता गया, और जैसे ही हैंडपंप के थ्रू ये पानी निकाला, ये निकल के आया येलो ग्रीन कलर का। अब ये तो आ गया आर्टिकल। पहले यहाँ पर पहले पैराग्राफ के अंदर आपको बताया गया कि क्या केस सामने आने लगे, जैसे इस पानी को पीने की वजह से हेल्थ इश्यूज तो आए होंगे, एंड जो ज्यादातर जो सिम्टम निकल के आए उसमें ये था कि पेट वगैरह दर्द कर रहा था। ठीक है, मतलब जो पेट की हालत थी वो ठीक नहीं थी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पार्ट। शुरू में हो सकता है ये जो टर्म लिखी हुई है दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होते हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल करना है वो, एंड देन राइट इट डाउन। बट अगर कोर्स में होते हो आप तो वो ऑलरेडी मीनिंग्स लिखे होते हैं, तो आपकी एक टाइम कंज्यूमिंग जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, टाइम कंजप्शन उतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि वो नोट्स ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करके दे दिए जाते हैं। आगे बता देती हूँ आपको कोर्स के भी फीचर, पर पहले इसी आर्टिकल पर फोकस करते हैं। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं हेल्थ कंसर्न के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ हेल्थ कंसर्न आ गया, वो कब आया, जब आपकी इंडस्ट्री से जो एफिलेंट या वेस्ट निकलता जा रहा था कॉन्टिन्यूटी में, वो एक्यूफर्स के साथ मिक्स हुआ, और एक्यूफर्स में मिक्स होने के बाद आपने क्या देखा कि लोगों की जो जिंदगी है वो इम्पैक्ट हुई। अब जब आप इसके नोट्स बनाओगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, हमें चीज़ें बहुत सारी ग्रैस्प करनी पड़ती हैं, एंड जैसे जैसे टाइम बीतता है आपको चीज़ें याद होने लगती हैं। तो मैंने क्या किया, आपको नोट्स जब प्रोवाइड करे पहले तो कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया कि इशू क्या था, हुआ क्या। तो सबसे पहले फतेहपुर कानपुर यानी कि यूपी वाला एरिया, वहां पर हेक्सावेलेंट क्रोमियम पाया गया ग्राउंड वाटर के अंदर। दूसरा 73 to 96% जो वाटर के सैंपल थे उसमें क्रोमियम या हेक्सावेलेंट क्रोमियम की जो प्रेजेंस थी वो देखी गई। नंबर 2, मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं जहां से क्रोमियम आता है। अब देखना, ये वाला आर्टिकल दे रखा था ना, इसी में से निकल के आ रही हैं सारी चीजें। पहले आपने कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करा कि इस आर्टिकल में बोला क्या गया। नंबर 2 आप आए कि ये क्रोमियम कहाँ कहाँ से आते हैं, तो रीजन बता दिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है साइड में, टैनिंग है जहां पे लेदर बनता है, और दूसरा जब भी कोई आयरन का ऑब्जेक्ट उसे कोरोजन फ्री बनाना होता है तो उसमें भी क्रोमियम की लेयर एक ऐड कर दी जाती है। अब ये जो फैक्ट्रीज होती हैं एफ्लुएंट्स को फटाफट फेंकने का काम करती हैं, या थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी करेंगी, पर जो स्लज होगा, थिक मटेरियल निकल के आता है, उसको बोल देंगे कि मिट्टी वगैरह के साथ ही इसको मिक्सअप कर दो। अब जब मिट्टी के साथ वो मिक्सअप करा गया, विद द टाइम उसकी लीचिंग भी तो हुई, वो जमीन के अंदर जाता गया, अंदर जाके छोटे छोटे एक्यूफर्स हैं, कैपिलरीज होती हैं, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी होती हैं और एक जगह जाके नीचे बहुत सारा वाटर टेबल क्रिएट कर देती हैं।
तो हमने क्या देखा कि इन्हीं के चलते ये जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम था ये मिक्स होता चला और वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। अब ये क्रोमियम डंप, ये केस स्टडी आ गई कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। अब जैसे हमारी राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो हम चले जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट, पर हमारा एनवायरमेंट थोड़ी जाएगा, तो उसके लिए एक ट्राइब्यूनल बना दिया गया, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब जैसे देखो यहाँ पे एनजीटी लिखा है, अब आपको क्या करना होता है, इसके बारे में भी थोड़े से बेसिक फीचर पता होने चाहिए कि 2010 में बना, स्टैट्यूटरी है, ये कुछ डिटेलिंग्स होती हैं जो कि आपने साथ साथ में गूगल से नोट करके चलते रहना है। अभी बता दूंगी आपको लास्ट में समरी फॉर्मेट में कि कैसे आप इस आर्टिकल की समरी लिखोगे अपने नोट्स के ऊपर। दूसरा, मैंने हेल्थ कंसर्न ऐड कर दिया क्योंकि शुरू में ही देखा हमने ग्राउंड वाटर येलो ग्रीन का हुआ, जिसकी वजह से हेल्थ कंसर्न रेज हुए, और हेल्थ कंसर्न रेज होने की वजह से स्किन रैशेस, पता कैसे लगा कि कंसर्न रेज हुए हैं हेल्थ को लेके, इरिटेशन हो रही थी स्किन के ऊपर, गैस्ट्रो यानी कि पेट वाला एरिया, इंटेस्टिनल आंतों वाला पार्ट, और जब आंतों और पेट वाले पार्ट में दिक्कत हो रखी है तो नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट वगैरह में दर्द लगी रहेगी। अब ये जो क्रोमियम 6 है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि ये कार्सिनोजेनिक भी है। शायद आपने इसके सिम्टम तो देख लिए, पर ये वाला जो पॉइंट था थोड़ा और डीपली आपको सर्च करना पड़ेगा। तो अगर इनहेल करा जाए तो इंटरनेशनल जो एजेंसी है रिसर्च ऑन कैंसर के ऊपर, उन्होंने बोला ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। तो ड्रिंकिंग के टाइम पे मे बी ये कार्सिनोजेनिक नहीं होगा, बट अगर इसको इनहेल किया जाता है इट कैन बी कार्सिनोजेनिक। फिर हमने देखा ये जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन थी ये हुई कैसे। तो सबसे पहले क्रोमियम का वेस्ट आया, देन सॉइल के साथ वो मिक्स होता गया, लीचिंग हुई यानी कि वो नीचे नीचे दबता गया और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो जाती है, एंड ग्राउंड वाटर को ह्यूमन बीइंग ने यूज करा और उसकी वजह से वो बीमार पड़ा। एंड दूसरी चीज, एनजीटी और गवर्नमेंट ने क्या कभी कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये पास्ट की हिस्ट्री यहाँ पे आपको बता दी गई कि हाँ जी पहले भी एक्शन लिए हैं। तो ओवरऑल अगर मुझे ये कंक्लूड करना है तो देखो कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तरफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हुआ, ग्राउंड वाटर की कंटामिनेशन हुई, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आए, एनवायरमेंटल जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा, और एक पी आप बार बार बोलते हो कि पॉल्यूटर जो है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जिसने पोल्यूशन कॉज करा है वही पे भी करेगा, तो यहां पर उसके ऊपर सवाल उठा। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरे प्री में नहीं पूछेंगे डायरेक्टली, ये मेरे पेपर में आएगा, दैट इज मेंस वाले सेक्शन के अंदर, जब हेल्थ कंसर्न को लेकर कोई सवाल पूछा गया। पर यहाँ पे प्री का क्या लिखना था मुझे, तो मैं जब नोट्स बनाऊंगी ना, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सीधा लिख लूंगी, हेडिंग बनाया दैट इज क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम की भी फॉर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे हमने देखा हेक्सावेलेंट था। हेक्सावेलेंट क्रोमियम से हुआ क्या, तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना लेना है कि जब मैं इस अपने नोट्स के ऊपर देखूं तो मुझे थ्योरी याद आ जाए कि हुआ क्या था। तो यूपी का केस था, ठीक है, और यूपी में हुआ क्या, जो ग्राउंड वाटर था हमारे पास, ग्राउंड वाटर, उसमें ये जो क्रोमियम 6 है हेक्सावेलेंट, ये मिक्स हो रखा था और इसकी वजह से ये दिखने लगा येलो ग्रीन। फिर मैं आगे लिखूंगी हाउ, कैसे, तो मैं यहाँ पे एक चेन बना लूंगी ताकि मुझे मेंस के लिए भी एक छोटा सा फॉर्मेट मेरे पास रेडी रहे। मैं लिखूंगी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट था या इंडस्ट्रियल वेस्ट आया। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था इसको ट्रीट करा, पर ट्रीट शॉर्टकट में करा जाता है, तो जो स्लज वगैरह बच गई थी उसको मिक्स कर दिया सॉइल के साथ, और यहीं से क्या हुई, सॉइल कॉन्टामिनेशन। अब जब सॉइल कॉन्टामिनेशन हो चुकी थी तो आगे लीचिंग होती गई, लीचिंग ऑफ हेक्सावेलेंट क्रोमियम, और लीचिंग के बाद मैंने देखा कि जो सॉइल थी वो पूरी तरह से कॉन्टामिनेट हुई, लीचिंग हुई, और जो ग्राउंड वाटर था वो भी कॉन्टामिनेट हो चुका है। और फिर जब ग्राउंड वाटर को हैंडपंप लिख लो चाहे से, कि जब एक्सट्रैक्शन करी गई तो उसमें हमने क्या देखा, ग्रीन येलो कलर का पानी निकल के आया, वाटर। ठीक है, अब ये येलो ग्रीन वाटर निकल के आ चुका है। अब इससे क्या हुए, तो हेल्थ कंसर्न बनाओ इसके सामने हेडिंग, हेल्थ कंसर्न। नंबर 1 वॉमिटिंग का इश्यू, ब्रैकेट में लिख लो कौन कौन से पार्ट होंगे, गैस्ट्रो और इंटेस्टिनल वाला पार्ट, इंटेस्टिनल। एंड नंबर 2 मैंने क्या देखा कि छोटे मोटे जो सिम्टम आ रहे थे, दैट इज स्किन के ऊपर इरिटेशन हुए जा रही है, रैशेज आए जा रहे हैं, तो ये मैंने सिम्टम में लिख दिया। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी, इसको मैं बनाऊंगी नोट की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अलग पॉइंट है कि ये जो क्रोमियम हेक्सावेलेंट है ये कार्सिनोजेनिक भी होता है। कार्सिनोजेनिक मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। पर कब होता है, जब इसको इनहेल करा जाता है। एनजीटी मेंशन हुआ, उसका लिख लो कब एस्टेब्लिश हुआ था, प्लस कैसी टाइप की बॉडी है,
प्लस गवर्नमेंट एक्शन ऑलरेडी टेकन। बार बार शट डाउन करा जाता है, फिर वो दोबारा से वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब मेरे जो नोट्स थे, मैं अगर प्लेन शीट उठाऊंगी तो ये आधे से पेपर के अंदर मैंने इतना बड़ा आर्टिकल कंपाइल कर दिया। ये होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। बट अगर आपको पीडीएफ मिल रखी है तो आप क्या कर सकते हो पीडीएफ के अंदर, कि जैसे ये हेल्थ कंसर्न के अंदर जो सिम्टम निकल के आए इनको जस्ट हाईलाइट कर लिया। अब प्री के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, नंबर 1 एनजीटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्रोमियम क्या ये कार्सिनोजेनिक है या नहीं। वहां पे एक स्टेटमेंट बनी होगी कि जब खाया जाता है तभी इसकी वजह से क्या होते हैं, जो कैंसर के सिम्टम है वो निकल के आते हैं। बट इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड सेंटर ने क्या बोला है कि जब इनहेल करते हैं तब आते हैं। एक और चीज़ जो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्रोमियम का यूसेज क्या क्या है, तो देखो ज़्यादा डिटेल में मत लिखना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपके दिमाग में इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। दूसरा, आयरन ऑब्जेक्ट को कोरोजन फ्री बनाना, या फिर टैनिंग, लेदर फॉर्मेशन के टाइम पे भी क्रोमियम का यूसेज रहता है। तो मतलब आपके जो नोट्स रहेंगे ना उनको बहुत डिटेल में अगर बनाओगे तो वो आपसे पढ़े नहीं जाएंगे। बट अगर शॉर्ट एंड प्रिसाइज होंगे, थोड़े फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बनाओगे तो उनको आप पढ़ भी पाओगे, टाइम टू टाइम रिवाइज उनको कर पाओगे और ज़्यादा ग्रैस्प भी कर सकते हो। अब इतना बड़ा आर्टिकल था ये, आपने इसको आधे से पेज के ऊपर कंपाइल कर दिया। तो अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो, खुद भी अगर नोट्स बना रहे हो, तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ये वाला। अब देखो ये जो अमूल दूध का पैकेट दिख रहा है आपको, देन उसके अलावा वेरका वगैरह का पैकेट पड़ा हुआ है। अब ये जो दूध के पैकेट होते हैं ना, इजीली रिसाइकल नहीं होते, तो इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको पता है ना, जीएस पेपर 3 के अंदर आपसे पूछता है साइंस एंड टेक के ऊपर क्वेश्चन, तो उसी के अंडर इसको कंसीडर कर लेना है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन रखी है। अब इस तरह से आपको, पहले क्या होता था ना, हम पीडीएफ वीकली दिया करते थे जो प्रिंटेबल वाला आता है। अब तो 1-2 घंटे के अंदर ही अपलोड कर दिया जाता है आपके लिए डेली फॉर्मेट के बेसिस पे, ताकि आप डेली अगर प्रिंट करवा के रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप गए, अपनी पीडीएफ में ओपन करा, जो इस आर्टिकल की डिटेलिंग है वो आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। बट इसमें से आपको आर्टिकल क्या बनाने थे, तो अगर मैं इसको थोड़े से इतने से एरिया में मैं इसको कंपाइल करूंगी। सबसे पहले बोला कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसकी करनी थी, जो मिल्क के पैकेट थे। अब देखो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको तब याद रहेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, फिर आपके दिमाग में छप जाएगा कि मिल्क के पैकेट्स की बात हुई थी तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही लिखा हुआ है ये। तो शॉर्ट फॉर्म्स आपको इस तरह से बनानी होती है कि एटलीस्ट आपको समझ आ जाए, बाकियों को आए ना आए वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आपके नोट्स हैं, इनको आप लिख नहीं रहे किसी मेंस के आंसर में। वहाँ तो आपको पूरा ही लिखना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ थोड़ी SWM 2016 2022 ऐसे नहीं लिख सकते आप, वहाँ पर तो आपको डिटेल में लिखना है। बट नोट्स मतलब शॉर्ट एंड प्रिसाइज। मिल्क के पैकेट्स थे, क्या ये रिसाइकल हो रहे थे, आगे लगा दो क्रॉस। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आगे आया, बेंगलुरु बेस्ड है, और इनका एक डिपार्टमेंट है मटेरियल इंजीनियरिंग का, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग। उन्होंने एक इनोवेशन कंडक्ट करी। इनोवेशन क्या, एक तरफ लिए मिल्क के पैकेट और दूसरी तरफ उठाए इन्होंने जो शैम्पू वगैरह की बॉटल्स होती हैं वो उठा ली यहाँ पर। अब ये जो मिल्क के पैकेट्स हैं ये बने होते हैं पॉलीथाइलिन के, और ये जो बने होते हैं ये पॉलीप्रोपाइलिन के, ठीक है। इसमें 3 कार्बन की यूनिट्स आएंगी, इसमें 2 कार्बन की यूनिट्स आती हैं, बस वो छोड़ देना है आपने, उतना आपका टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। इन पे हीट अप्लाई करी, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को जब इंक्रीज करा तो इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर था वो चेंज होने लगा। फिर हमने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करके इनको मैंने रीशेप कर दिया, ठीक है। और ऐसी टेंडेंसी जब इसके अंदर आती है उसी को हमने क्या बोल दिया, विट्रिमर। बढ़िया क्वेश्चन प्री में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला था, ये मेरे नोट्स पे होना चाहिए। बाकी तो मुझे दिख ही रही है इंपॉर्टेंस कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। हर कहीं रोड साइड पे आप देखोगे मिल्क के पैकेट्स ऐसे पड़े होते हैं, रिसाइकलर भी इनको उठाते नहीं थे। क्यों नहीं उठाते थे, रीज़न इनका कुछ बनता ही नहीं है बाद में। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, उन्होंने एक इनोवेशन क्रिएट करी। जो पार्ट भूलने वाला है वो यही भूलोगे आप। अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो शायद एक बार सुन के आपको पता लग जाएगा, बट अगर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो तो शायद आपको थोड़ा ये रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं बस इसी की डिमांड कर रहे थे, बाकी तो आपको दिख ही रहा है कि सॉलिड वेस्ट को मुझे मैनेज करना था। पर ये वाला जो पार्ट था ये आप भूल सकते हो। यहाँ पर एक टर्म भी लिखी मैंने, दैट इज विट्रिमर। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने होते हैं। अब जैसे एलिफेंट्स के ऊपर आर्टिकल आ रखा था द हिंदू के अंदर, आप देखोगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्शन दी। डायरेक्शन क्या दी थी कि जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, ट्रेडिशनल एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, उनको दोबारा से सर्वे किया जाए बाय सेंटर। अब इतनी सी स्टेटमेंट बोली,
सेंटर ने काम करना है, पर आपको एलिफेंट्स की डिटेलिंग पता होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। अब एलिफेंट्स भी अगर देखें ना, सब स्पीशीज तो बड़ी सारी आ जाएंगी। जैसे इंडिया में आपको एशियन एलिफेंट मिलेंगे, उसमें भी इंडियन है, सुमात्रन है, श्रीलंकन एलिफेंट है, पर जो जनरल एलिफेंट का आपको पता होना चाहिए, ट्राई टू गूगल एलिफेंट कौन कौन से वाले, वन इज अफ्रीकन और दूसरे एशियन। इनके बीच में जो मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि इनको देख के आपको क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये तो आगे इनके बीच में डिफरेंस, कान के साइज में, आगे जो डोम बनी होती है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, पेपर में आ चुका है सवाल, इस वजह से करना जरूरी है। पर जो चीजें भूलने वाली हैं, जैसे अफ्रीकन में भी ना दो तरह के हैं, एक है सवाना वाले यानी कि जो ग्रासलैंड में रहते हैं, नंबर 2 फॉरेस्ट वाले जो जंगलों में रहते हैं। इनका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड और इनका है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एशियन का IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। IUCN स्टेटस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इनको तो आपने रेडी रखना ही है। एंड दूसरा, एलिफेंट के कुछ कॉमन फीचर्स, जैसे इनका जेस्टेशन पीरियड कितना है। जेस्टेशन पीरियड मतलब जब से फीमेल एलिफेंट प्रेग्नेंट होंगी और जब तक वो डिलीवरी नहीं कर देती, तो 22 मंथ्स का है। सोशल बॉन्डिंग इनमें बहुत स्ट्रांग होती है, इसमें आपको मेट्रियार्की दिखेगी, फीमेल लीड करती है भाई यहाँ पर। अब ये तो हो गया एलिफेंट के फीचर। एक और चीज जो मेरे नोट्स में होनी चाहिए थी, दैट इज अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट। अभी इस साल क्या हुआ ना, 2016 में 2026 में सॉरी, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसके हो चुके हैं टोटल 34 साल कंप्लीट। अब मैंने बोला 34 ईयर्स इसमें कंप्लीट हुए हैं, तो 2026 से पीछे चले जाओ 34, तो इससे मुझे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद रहेगा। 1992 में ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च करा गया था। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, तो एनवायरमेंट की बात हो रही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या बोला इन्होंने कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, किसको, स्टेट को। फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे स्टेट को, ताकि क्या किया जाए, इन एलिफेंट्स की कंजर्वेशन करी जाए और साथ ही जो एलिफेंट्स के साथ ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वो खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया, फॉर्मेट बनाया फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि मेरे पास जो स्टोरी है वो इस फ्लो चार्ट को देख के क्लियर हो जाए। इतनी सी चीजें इस आर्टिकल को लेके आपने प्रिपेयर कर लेनी है। अब आ जाती हूँ, थोड़ा सा आपको कोर्स की डिटेलिंग बता देती हूँ। ये हर एक जगह पे आएगा। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक लोकेशन न्यूज में थी सियोटा, ये आपको कहाँ पर दिखेगी, तो उसको सर्च करो ना गूगल पे। कैसे सर्च करना है, सियोटा वॉज इन न्यूज इन विच कंट्री, तो यहां पे आंसर आएगा स्पेन। स्पेन का ये ऑटोनमस टेरिटरी है। तो थोड़ा सा मुझे इसको मैप पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो मैं जब अफ्रीकन यूनियन को देखूंगी ना, यहां पे आएगी कंट्री ऑफ मोरक्को। अब जब मैंने मोरक्को देखा ना, तो इसके पास ये जो एक्सटेंडेड सा पार्ट है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, वन इज सियोटा एंड इसी के आगे थोड़ा सा मेलीला। ये दोनों किसकी ऑटोनमस टेरिटरीज हैं, स्पेन की। और मैं गूगल से बोलूंगी कि मुझे थोड़ी सी ना इसकी स्टोरी बता दो। अब स्टोरी नहीं आपको लिखनी है, क्योंकि स्टोरी सिंपल है। फिनेशियन ने भी एक टाइम पर ये एरिया कंट्रोल करा, आपके जो रोमन्स थे उन्होंने भी कंट्रोल करा, बाद में पोर्तुगल्स ने कंट्रोल करा, एक टाइम पे पोर्तुगल और स्पेन दोनों ने करा, क्योंकि जो रॉयल फैमिलीज थी वो सेम ही थी। उसके बाद स्पेन की अंडर ये ऑटोनमस टेरिटरी रहेगी। तो मतलब मेन लैंड आपको मोरक्को का ही दिख रहा है, पर कंट्रोल अभी भी किसका है, स्पेन का है। और यहाँ से फिर थोड़े से टेक्निकल फीचर्स और देख लो, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आएगा और ऊपर यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, यहाँ पे पोर्तुगल है, यहाँ पर स्पेन आ जाएगा। तो मैंने इसको मैप के ऊपर एनालाइज कर लिया। स्टोरी इतनी सी कि कॉलोनाइज करा गया था, तो वो तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट यस, ये स्पेन के अंडर आता है, ये पता होना चाहिए। और कौन सी साइड पे दिखेगा, अफ्रीकन यूनियन वाली साइड पर। बड़े सारे माइग्रेंट्स आ गए थे ना यहाँ पर, कईयों की डेथ भी होगी, स्विम करके ही आए जा रहे थे, कई इंजर्ड भी हुए, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। अब आते हैं कोर्स की तरफ कि कोर्स के अंदर आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। सबसे पहले जो की फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है, सबसे पहले ये जो करंट अफेयर का कोर्स है, ये आपको बनाया गया है चीज़ों को इजी करने के लिए। नंबर 1, लाइव क्लास तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो यूट्यूब पर भी अटेंड करते हैं, एंड अगर एनरोल कर जाते हो तो फिर आप एप्लीकेशन के ऊपर आ जाओगे। नंबर 2, इसमें आपको जो भी क्लासेस होंगी उनकी अब डेली PDF दी जाती है, डेली PDF प्लस मंथली कंपाइलेशन, और ये प्रिंटेबल वाली दी जाती है, PPT नहीं, PDF ही दे दी जा रही है अब तो डायरेक्ट। पहले ये वीकली होती थी, अब ये डेली PDF दी जा रही है। बाकी जो मंथली PDF है ये आपको लास्ट डे ऑफ द मंथ में मिलेगी। नंबर 3, इसी में आपको टॉपिक वाइज PDFs भी प्रोवाइड करी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2027 के लिए अपीयर करना है, अब आप चाहते हो कि मुझे रिवीजन करना है टॉपिक के हिसाब से, तो वैसी PDF भी अवेलेबल है। साइंस एंड टेक की अलग से मिल जाएंगी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की अलग से, पॉलिटी एंड गवर्नेंस अलग से, इंडियन इकोनॉमी अलग से, हिस्ट्री वाला पार्ट अलग से।
ये तो आगे टॉपिक वाइज पीडीएफ, ये पीडीएफ का हो गया सारा यहाँ पर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज अबाउट वेडनेसडे की जो क्लास होती है। अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर जैन टू जून जुलाई ये सारा स्किप कर चुके हो तो ये आपको सेवियर की तरह एक्ट करेगी क्लास वेडनेसडे की। 1.5 घंटे की क्लास चलती है, तो इसमें भी ऐसे टाइम डिवाइडेड है, पर कई बार मैं एक ही क्लास एक ही टॉपिक पे लूंगी। जैसे 30 मिनट्स यहाँ पे डिवाइडेड रहते हैं कि रिवीजन पे फोकस करेंगे। अगला जो रहता है वो मेन सेंट्रिक रहता है, और जो अगला होता है वैल्यू एडिशन वाला आ जाता है। कई बार मैं इसको चंक्स में ले लेती हूँ, कई बार 1.5 घंटे एक ही टॉपिक के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं ताकि फ्लो कंटिन्यूटी में बना रहे। तो ये जो वेडनेसडे वाली क्लास है ये आपको मेंस में भी एज प्रोवाइड करेगी, और नंबर 2 आपके लिए वो जो रिवीजन है वो भी इजी कर देगा जो आप पीछे स्किप कर चुके हो। तो अब सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। वेडनेसडे वाली लेक्चर में अभी के लिए जो टोटल लेक्चर्स हैं वो लगभग 10 to 11 हो चुके हैं, तो वो आपको रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे। बाकी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो उसको ऐप के ऊपर एट 2 PM। ओके, आफ्टर दैट इसी कोर्स के अंदर ध्यान से सुनते चलना, ये जो कोर्स है इसी में वेडनेसडे के बाद जो अगली चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी वो है मेंटरशिप सेशन। ये जो मेंटरशिप सेशन है हर सैटरडे को होता है अब तो। पहले ये भी मंथ एंड पे होता था, अब तो हर सैटरडे को एक डाउट सेशन होता है, उसमें इंडिविजुअल क्वेरीज आपकी रिड्रेस करी जाती हैं। देन आते हैं टेस्ट। टेस्ट आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया जाता है ताकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि प्रीलिम सेंट्रिक अप्रोच भी अपना सकें, एंड सब्जेक्टिव भी रहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो सब्जेक्टिव वाला टेस्ट है ना थर्सडे वाला, इसके लिए मैंने वैसे पोल जनरेट करा था आज ही के दिन क्लास के अंदर, और इसमें ना 100% आई एम सेटिस्फाइड आया, मतलब सारे सेटिस्फाइड हैं इस टेस्ट को लेके। क्यों? क्योंकि आपके जो मेंस के क्वेश्चन है ना उस पर आपको ग्रिप बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये ग्रिप तभी बनेगी जब आप लिखना शुरू करोगे। सोचते रहोगे ना कि आज नहीं मेरे से बन रहा, मैं सोच रही हूँ अभी कि क्या लिखूँ, तो लिखना शुरू करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब टेस्ट आपके सामने आएगा आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब वहाँ पर वो जो कंपल्शन थी वो जनरेट होगी। नाउ यू हैव टू राइट। तो कंपल्सरी जब बन गई चीज़ें फिर आपको लिखनी पड़ेंगी, एंड मेंस बिना लिखे वैसे भी नहीं होता है, तो इसमें लिखना ही पड़ेगा आपको। एंड ये जो थर्सडे को है इसमें 2 मेंस के क्वेश्चन रहते हैं प्लस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आरबीआई ने अभी क्या बोला था कि हम क्या करेंगे 10 रुपए के और 20 रुपए के पॉलीमर वाले नोट्स लेके आएंगे। तो ये कौन से एक्ट के अंडर है? तो एक तो आरबीआई एक्ट याद रखना था आपको, ईयर आ जाएगा 1934, पर सेक्शन कौन सा है? क्योंकि ऑप्शन जब देखोगे प्री में तो सेक्शन 20 भी आएगा, 21 भी आएगा, 22B भी आएगा, 22 भी लिखा होगा। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वैसे मिसलेनियस क्वेश्चन भी इस टेस्ट के अंदर आते हैं। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी जो टेस्ट शीट्स हैं वो विद इन 3 to 5 days आ जाती हैं। मतलब मिनिमम तो हम यही रखते हैं कि एक ही दिन में प्रोवाइड कर दे, जिस दिन टेस्ट हुआ उससे अगले दिन आपकी जो शीट्स हैं वो रिटर्न कर दी जाएँ। पर कई बार टेस्ट शीट्स का नंबर 110 अबव भी चला जाता है, तो उस केस में 3 to 5 days की विंडो रहती है कि उतने में आपको मिल ही जाएगा। तो इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर रहती है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाता है मेरा भी, अगर आपको डायरेक्टली भी बात करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो सिर्फ 399 पर मंथ है, और ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, पहली बार जब आप पेमेंट करेंगे तो पहले पूछ लेना है काउंसलर एंड पे कि अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये 399 है और इसमें डेली बहुत सारे स्टूडेंट ऐड होते रहते हैं। इसमें कोई रिफंड नहीं है, पर हाँ एक बार आपने पेमेंट कर दी, आप अपना महीना क्लास लगाते हो, इतने सारे फीचर्स देख के भी अगर आपको लगता है कि 399 है टू मच, 399 में आजकल रिचार्ज भी नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई के लिए होता है ये, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं पैसों को लेके। बाकी चाहे से कपड़े खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है बेकार की चीज़, उसमें हम ज़्यादा नहीं सोचते कि बस 500 का ही तो है, 1000 का ही तो है। पर यहाँ पर आपको इतना सारा कंटेंट 399 रुपीज़ में मिल रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब पेमेंट करोगे कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो हमेशा ट्राई करिए कि आप काउंसलर एंड पर एक बार कनेक्ट कर लें, कॉल कर लें टीम को, या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो क्योंकि ये जो 399 रुपीज़ है ये सब्सक्रिप्शन बेस पे है, पहले महीने आपने करी, अगले महीने आपकी चॉइस है, आपने कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप अपनी क्वेरीज पहले रिड्रेस कर लो। इस तरह से आपको एप्लीकेशन पे दिख जाएगा। ये करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं, मंथ वाइज सारे अरेंज्ड हैं। ऊपर क्लास होगी, नीचे उसकी डिटेलिंग लिखी होगी, एंड आफ्टर दैट करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्री और मेंस के सारे इसमें एडेड हैं। ईयरली करंट अफेयर जो चल रहा है अभी, वेडनेसडे वाला सेशन चल रहा है, उसके भी लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखो, ये सब्जेक्टिव वाइज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे आपको जो मैगजीन्स हैं वो मिल जाएंगे। ये जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का मैंने पेज यहाँ पर हाईलाइट करा है, इस तरह से पूरा इंडेक्स है। जो भी आर्टिकल आपको पढ़ना है वो पढ़ना शुरू कर दो, एंड मैं रिवर्स डायरेक्शन में रिवाइज करवाती हूँ, तो आपको हमेशा ये नीचे से पढ़ना शुरू करना है। ऑलराइट, ये आप
आपका पोर्टल है, पोर्टल हमने नया लॉन्च कर दिया है और पोर्टल के ही ऊपर आप मेंस की आंसर शीट को अपलोड करते हो और यहीं पर आपको इवैल्यूएट करके वापस कर दी जाती है। शीट के ऊपर पूरे रिमार्क्स होते हैं, कहाँ पे गलती रही पूरा डिटेल में बता दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो आप पोर्टल के ही ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। दीज आर द ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, ये हो चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस, तो अब आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते बिकॉज अगस्त मंथ भी कंप्लीशन पे है, तो अब आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी। अगर लाइव आना है तो उसके लिए आपको ये जो कोर्स है इसमें एनरोलमेंट करना ही पड़ेगा। पोर्टल से शुरू करा था और अभी तो हम इमर्जिंग टेक पे पहुंच चुके हैं। जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है उसके सिर्फ 2 ही लेक्चर बचे हुए हैं, तो जब भी आप आए आपको ये अब रिकॉर्डेड ही देखने पड़ेंगे। उसके अलावा ये वाला आपका मेन सेंट्रिक है कि कोई पर्टिकुलर इशू के ऊपर कोई सवाल पूछ लिया गया तो आपके पास क्या कंटेंट होना चाहिए, वो पहले से रेडी होना चाहिए, तो उसके ऊपर टर्म्स भी हमने फोकस करी। इस तरह से आपके ग्रुप्स के अंदर शेड्यूल आ जाता है हर वीक का कि क्या इस हफ्ते शेड्यूल रहने वाला है एंड आप इसी को फॉलो करते हो। सैटरडे वाला आपको अपडेट कर दिया जाता है। रीज़न, मंडे टू फ्राइडे जो आपकी क्लासेस हैं वो चलती हैं फ्रॉम 10:30 AM टू 12 नून, ठीक है। और पर जो सैटरडे को है ना, सैटरडे को हमने वीकली रिवीजन ही रखा है क्योंकि हमारा थोड़ा पेपर सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा है रादर देन सिर्फ न्यूज़पेपर को कवर करवाया। आपको वो याद भी रहना चाहिए, जो ग्रास्पिंग पावर है आपकी वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जो सैटरडे है इसमें हम सिर्फ वीकली रिवीजन करते हैं, ठीक है। ये वीकली छूटता कोई आर्टिकल नहीं है, जो छूटता है वो वेडनेसडे को कंप्लीट हो जाता है। या जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल होता है अपने में ही, तो ये वाला जो आर्टिकल है इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। इट टेक्स अराउंड 1 hour and 30 minutes। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं साल में 3 बार ही करवा देती हूँ क्योंकि आ जाता है किसी न किसी रीजन की वजह से। अभी जैसे रेपो रेट है, फैब में जब ये न्यूज़ में आया तो उसमें भी बोला गया कि 5.25 पर ही रखेंगे। अभी जब न्यूज़ में आया तो फिर से वही बोला 5.25% पे रखेंगे। तो अब साइंस एंड टेक के बाद मुझे पता है मैंने इंडियन इकोनॉमी करवानी है, जब सारी चीज़ें सेम है तो मैं वेडनेसडे में ही इसको कंप्लीट करवाऊंगी। मतलब स्किप नहीं होता है कोई भी आर्टिकल, ठीक है। दैट इज ओनली थिंग दैट आई वांट टू मेंशन यू। ये देखो जैसे यहाँ पे बता दिया आपको कि वीकली करंट अफेयर का रिवीजन रहेगा एंड दूसरा लिखा कि मेंटर सेशन भी रहेगा मैम के साथ, मतलब मेरे साथ, ठीक है। तो ये जो सेशन है ये भी सैटरडे के दिन ही रहता है, तो इस दिन जो भी क्वेरीज आपकी होती हैं आप लेके आ सकते हो और यहाँ पर पूछ भी सकते हो। सो दिस इज नाउ अवेलेबल एट 399 रुपीज़ ओनली एंड अगर 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ आपको लेना है तो 7500 रुपये इसका फीस है। सो दिस इज ऑल, ये सियोटा वाला है। अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।